हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीकेएफ सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के एक कैपिटल रायपुर ज़िले को देखने वाले हैं। आज हम डिटेल में रायपुर ज़िले को कवर करेंगे। उसके साथ साथ रायपुर ज़िले में कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, कौन कौन से पुरातात्विक स्थान हैं, कौन कौन से हमारे रायपुर के अंतर्गत नेशनल हाईवे, रायपुर ज़िले के अंतर्गत नेशनल हाईवे, जो कि मैं आपको एक पुरानी वीडियो में बता भी चुका हूँ। नेशनल हाईवे कौन कौन से नेशनल हाईवे हमारे रायपुर ज़िले से होकर गुजरती हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रायपुर ज़िले से होकर NH30 नेशनल हाईवे 30, NH53 जो छत्तीसगढ़ का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे में से एक है, NH130B और NH130C छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले अर्थात कैपिटल से होकर 4 नेशनल हाईवे गुजरती है। आज चारों को हम अभी समझने वाले हैं और उस नेशनल हाईवे में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, इस सबको हम समझने वाले हैं। चले देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से आएंगे तो राजनांदगांव होते हुए, दुर्ग होते हुए आप सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ केवल और केवल नेशनल हाईवे को। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ ये वाले स्थान पर मिलेगा टाटीबंध। ये वाला क्या है? टाटीबंध है। टाटीबंध से आप आएंगे, एंट्री करेंगे टाटीबंध होते हुए, कुम्हारी होते हुए टाटीबंध। उसके बाद आएंगे आप प्रॉपर रायपुर। उसके बाद आप सीधा होते हुए जाएंगे, कुछ इस प्रकार जाएंगे, तब आपको यहाँ पर मिलेगा तेलीबांधा। आप नाम लिखते जाइएगा, मैं केवल उसका शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये है टाटीबंध है। ऊपर आएंगे तो आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा तेलीबांधा। ये है NH नेशनल हाईवे 53, राज्य का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे में से एक है NH53। तेलीबांधा से होते हुए आप सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा, लास्ट में मिलेगा इधर, ये वाला है आरंग। ये क्या है? आरंग है, याद रखना है। रायपुर का तहसील है आरंग। मैं भी आपको बताऊंगा, रायपुर अपने में एक तहसील नहीं है, ठीक। आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा आरंग। आरंग से होते हुए आप कहाँ चले जाएंगे? इसी NH30 से होते हुए आप कहाँ, 53 से होते हुए महासमुंद चले जाएंगे और महासमुंद से उड़ीसा की ओर, ठीक। तो इसका नाम क्या है? NH53। ऊपर से होते हुए आएंगे तो कवर्धा से शुरू होगा NH30, जो राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 636 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। तो आप ऊपर से होते हुए आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर बेमेतरा से होते हुए आएंगे बलौदा बाजार। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रायपुर ज़िले के आसपास कौन कौन से उसके पड़ोसी ज़िले हैं जो रायपुर के सीमा को स्पर्श करते हैं, सभी को आपको बताने वाला हूँ। तो ऊपर से आप आएंगे कुछ इस प्रकार, तब आपको यहाँ पर होते हुए मिलेगा ये ऐसे, ये नेशनल हाईवे है NH30, जो कि बलौदा बाजार से होकर आती है, सिमगा से होकर, ठीक है। तो ऊपर से आएंगे तो NH30 है, जो कि रायपुर से होते हुए आप आएंगे तो सीधा जाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनूपपुर, यहाँ पर आपको मिलेगा अभनपुर। ये वाला आप यहाँ पर आएंगे तब आपको मिलेगा अभनपुर, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहाँ सीधा सीधा होते हुए आएंगे तो यहाँ पर ऐसे, और ये वाला स्थान है, ये वाला है, इसका नाम है अभनपुर। रायपुर जिले का दूसरा तहसील, ठीक। अभी बताएंगे तहसील और विकासखंड कितने हैं रायपुर में, क्या क्या। पहला आपको मिलेगा आरंग, दूसरा आपको मिलेगा अभनपुर, ठीक। जो अभनपुर कौन से नेशनल हाईवे में है? NH30 में है। आरंग कौन से नेशनल हाईवे में है? आरंग है आपका NH53 में है। तो रायपुर जिले के 2 तहसील हो गए। उसके अलावा रायपुर जिले में ही आपको ऊपर NH30 में एक और तहसील मिलेगा जो आपको यहाँ पर है, और इसका नाम है ये वाला धरसीवा। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको मिलेगा जो कि यहाँ पर है धरसीवा। ये भी रायपुर जिले का तीसरा तहसील है, ठीक। तो याद रखना है, रायपुर अपने में एक तहसील नहीं है। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय भले ही रायपुर में है, रायपुर शहर में है, लेकिन रायपुर अपने में तहसील नहीं है। रायपुर आता है धरसीवा तहसील के अंतर्गत, इसलिए उसको धरसीवा रायपुर तहसील भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन व्यापम या PSC में पूछा जा चुका है कि क्या रायपुर अपने में तहसील है? नहीं, रायपुर याद रखना है तहसील नहीं है, ये धरसीवा तहसील के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जिला मुख्यालय आपको रायपुर में ही मिलेगा। 3 तहसील हो गए। चौथा आप देखेंगे तो इसी रायपुर से होकर तीसरा नेशनल हाईवे है आपके राज्य, इसका रायपुर जिले का, जो कि रायपुर से होते हुए आप आएंगे तो महुआ होते हुए आएंगे तो महुआ से सीधा सीधा आप चले जाएंगे बलौदा बाजार से होते हुए सारंगगढ़ की ओर। और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH नेशनल हाईवे 130B, जो महुआ होते हुए कहाँ पर, ये वाला स्थान है, इसका नाम है खरोरा, और ये अभी नया तहसील बना है रायपुर का। तो कितने तहसील हो गए? 1, 2, 3 और 4 तहसील हो गए। पांचवा आप देखेंगे
तो यहाँ से होकर अभनपुर से होते हुए आप कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से रायपुर होते हुए अभनपुर होते हुए आप कहाँ पर जाएंगे, गरियाबंद होते हुए आप आगे निकल जाएंगे। और ये है अभनपुर से होते हुए आप आगे गए और उसके बाद यहाँ से होते हुए आप गरियाबंद निकल गए और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH 130C। इसका नाम क्या है, NH 130C। और यहाँ पर आपको यहाँ पर तहसील मिलेगा, उसका नाम है गोबरा नवापारा। इसका नाम क्या है, गोबरा नवापारा, जो कि हमारे रायपुर जिले का एक नया तहसील है, गोबरा नवापारा। कितने तहसील हो गए, 5। एक लास्ट तहसील आपको मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा रायपुर से होते हुए आप जाते हैं बिलासपुर, बाय ट्रेन जाते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये आपको मिलेगा ट्रेन रूट। ये क्या है, ट्रेन रूट है। तो ट्रेन रूट में ही आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे अंतिम, इसका नाम है तिल्दा। ये क्या है, तिल्दा। तो रायपुर जिले का 6वां तहसील है तिल्दा। ठीक, 6वां तहसील कहने का मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। बाकी इससे पहले खरोरा और गोबरा नवापारा हमारे रायपुर जिले के अंतर्गत तहसील नहीं हुआ करते थे। रिसेंटली इसको दोनों को तहसील बनाया गया। तो वर्तमान में अभी रायपुर जिले में 6 तहसील मिलेंगे, लेकिन विकासखंड केवल आपको 4 मिलेगा। गोबरा नवापारा और खरोरा ये अभी विकासखंड है, या सॉरी विकासखंड नहीं है, केवल तहसील बनाए गए हैं। तो रायपुर जिले के अंतर्गत 6 तहसील आते हैं, लेकिन 4 विकासखंड आएंगे। रायपुर और विकासखंड और तहसील में मैं अपनी पुरानी क्लास में अंतर बता चुका हूँ। आप पुरानी क्लास को देख सकते हैं, जिसमें मैं तहसील और विकासखंड में दोनों में अंतर बताया हूँ। ठीक, तो रायपुर जिले के अंतर्गत 6 तहसील और 4 विकासखंड आते हैं। और रायपुर अपने में तहसील नहीं है, रायपुर धरसीवा तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये है, देखिए आरंग तहसील आ रहा है नेशनल हाईवे 53 में, अभनपुर और धरसीवा ये आ रहा है आपका नेशनल हाईवे 30 में, गोबरा नवापारा आ रहा है नेशनल हाईवे 130C में, और आपका रायपुर आ रहा है, सॉरी आपका खरोरा आ रहा है नेशनल हाईवे 130B में। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल हाईवे या कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं हमारे रायपुर जिले के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र को। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कौन से नेशनल हाईवे में स्थित है, या डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि नेशनल हाईवे 30 में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ, अगर आप ऊपर से आएंगे नेशनल हाईवे 30 से, तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं धरसीवा है। तो रायपुर जिले में आप एंट्री करेंगे तो धरसीवा से पहले आपको कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं मिलेंगे। जैसे आप रायपुर से के धरसीवा से आगे आएंगे रायपुर के लिए, मेन रायपुर शहर के लिए, वैसे ही आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, इसका नाम है सिलतरा। नाम क्या है, सिलतरा। NH 30 में मिलेगा आपको सिलतरा। ठीक है, साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा लिखते जाइएगा। साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, सिलतरा में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, उसी के नीचे NH 30 में यहाँ पर मिलेगा आपको उरला। ये क्या है, उरला। ड्राई पोर्ट, इसी को बोलते हैं। ड्राई पोर्ट मतलब होता है, देखिए औद्योगिक, मैं उद्योग बताऊंगा तब उसको आपको पूरा क्लियर करूंगा। ड्राई पोर्ट कहने पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर समुद्र के रास्ते हमारे यहाँ शिप आते हैं, जहाज आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जो कि किसी भी समुद्र को स्पर्श नहीं करता, तो क्या यहाँ पर शिप आ सकता है, क्या नहीं। तो यहाँ पर रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से सूखे कंटेनर आते हैं, मतलब वो समुद्र के रास्ते से तो नहीं आते, बाय रोड आते हैं। तो यहाँ पर सूखा बोल सकते हैं आप, इसीलिए हमारा जो रायपुर वाला क्षेत्र है वो सूखा बंदरगाह के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। और बड़े बड़े कंटेनर सबसे ज़्यादा आपके उरला में आते हैं, इसलिए उरला को ड्राई पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, उरला में है। सिलतरा है आपका क्या है, साइकिल कॉम्प्लेक्स है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रावा भाटा, सॉरी इसके नीचे आप यहाँ पर आएंगे तब आपको मिलेगा रावा भाटा। रावा भाटा में क्या है, रावा भाटा आपको याद रखना है, यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, रावा भाटा। उसके बाद नीचे आप आएंगे यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर आपको मिलेगा रावा भाटा के बाद भनपुरी। भनपुरी याद रखना है, अप्रैल पार्क है। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रेडीमेड कपड़ों का व्यापार कहाँ से किया जाता है, भनपुरी से किया जाता है। ठीक है, रेडीमेड कपड़ों का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से किया जाएगा, भनपुरी से। तो नेशनल हाईवे में आपके 4 मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र हो गए, सिलतरा, उरला, रावा भाटा और भनपुरी। ये तो हो गया NH 30 के अंतर्गत। उसके बाद रायपुर के नीचे से अभनपुर तक आपको और औद्योगिक क्षेत्र नहीं मिलेगा, केवल इसी रास्ते में धरसीवा से रायपुर के रास्ते में ही आपको 4 औद्योगिक क्षेत्र मिलेंगे। उसके अलावा तिल्दा से होते हुए आप आएंगे,
अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं रायपुर से बिलासपुर, तो बाई ट्रेन अगर आप जाएंगे तो औद्योगिक क्षेत्र आपको ट्रेन के रास्ते में ही आपको कई सारे औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएंगे, जिसमें पहला औद्योगिक क्षेत्र है आपका तिल्दा। तिल्दा भी याद रखना है, आपका पहला एक औद्योगिक क्षेत्र है, उसको भी आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तिल्दा अपने में ही एक औद्योगिक क्षेत्र है। एक सेकेंड, देखिए अब देखते हैं तिल्दा। तिल्दा के ट्रेन रूट वाला देखते हैं। तिल्दा से नीचे आप आएंगे यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर मिलेगा मांडर। सॉरी, तिल्दा के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मांडर नहीं, सॉरी, यहाँ पर है बैकुंठ। इसका नाम क्या है? बैकुंठ। याद रखना क्या है? सीमेंट कारखाना यहीं पर है बैकुंठ में। CCI सीमेंट जिसको आप बोलते हैं, कहाँ पर है? बैकुंठ में है। उसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर बैकुंठ से नीचे, तब आपको मिलेगा आमा सिवनी। इसका नाम क्या है? आमा सिवनी है। बैकुंठ से नीचे आएंगे तो उसके नीचे आप आएंगे आमा सिवनी के नीचे, तब आपको मिलेगा यहाँ पर तेंदुआ। इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? ये वाला स्थान है, इसमें आपको मिलेगा तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मांडर। नाम क्या है इसका? मांडर है। और मांडर के नीचे फिर से आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सरोरा बेमता। सरोरा बेमता। और सरोरा बेमता के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुनगी ग्राम। क्या है? मुनगी ग्राम। जिसमें से तिल्दा, सॉरी, बैकुंठ और आपके मांडर, ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी औद्योगिक क्षेत्र है। बैकुंठ और मांडर में आपको क्या मिलेगा? ये वाला दोनों के दोनों आपके सीमेंट कारखाने हैं। उसके अलावा एक और आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाले स्थान पर, इसका नाम है सिलियारी। याद रखना है, सिलियारी भी क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। देखिए अब आज पहला दिन है इसमें, तो राइटिंग अगर अच्छे से ना बने तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वो धीरे धीरे हफ्ते भर में वो राइटिंग में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे आपके औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ट्रेन रूट में या नेशनल हाईवे में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो रहा आपके ट्रेन रूट के बारे में। अब अगर आप 53 होते हुए जाएंगे नेशनल हाईवे 53, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? टाटीबंध मिलेगा। उसके बाद ये वाला क्या है? तेलीबांध। यहाँ पर आप ऊपर होते हुए आएंगे धरसीवा से तो सिलतरा मिलेगा, उरला, रावाभाटा, भनपुरी। उसके अलावा ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला स्थान है आपका फाफाडी। ये क्या है? फाफाडी है। और फाफाडी यहाँ पर मिलेगा तो रायपुर के नीचे और आएंगे फाफाडी के बाद यहाँ पर, तब आपको ये वाला स्थान मिलेगा पंचपेड़ी नाका। पंचपेड़ी नाका कहाँ पर है? यहीं पर है। तो ये देखिए चारों तरफ से रायपुर इस एरिया से घिरा हुआ है। टाटीबंध, तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका और ये वाला क्या हो गया? फाफाडी। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर पचपेड़ी नाका से सीधा आएंगे यहाँ पर अभनपुर होते हुए, तो यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगा जिसका नाम है हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको मिलेगा, सॉरी हिदायतुल्लाह नहीं है, यहाँ पर है कुशाभाऊ ठाकरे। यहाँ पर आपको मिलेगा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? अभनपुर के पास आपको मिलेगा। यही याद रखिएगा, राज्य का पहला क्या है? ये पत्रकारिता से रिलेटेड क्या है? विश्वविद्यालय है। कौन सा? कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। सेकेंड, अगर आप देखेंगे गोबरा नवापारा इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। सेकेंड में क्या आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये है गोबरा नवापारा के पास मिलेगा।
ठीक। राज्य का पहला विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? हिदायतुल्लाह। बता चुका हूँ हिदायतुल्लाह कौन थे, आपके सभी चैप्टर में इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो ये रहा अब दो यूनिवर्सिटी कौन था? कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। अगर आप 53 से होते हुए जाएंगे तो यहाँ पर तेलीबांधा से अगर आप और आगे जाएंगे तो आरंग से पहले यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, NH 53 में है, याद रखना है। राज्य का पहला और एकमात्र कृषि यूनिवर्सिटी कौन सा? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है आपका? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, 3 हो गए। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, इसका नाम है गुल्लू। इसका नाम क्या है? गुल्लू। और गुल्लू में आपको मिलेगा मैथ्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या है? मैथ्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गुल्लू तरफ। खरोरा से पहले आपको यहीं पर खरोरा के पास मिलेगा अमेठी यूनिवर्सिटी, यहीं पर मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा अमेठी यूनिवर्सिटी खरोरा के पास। कितने यूनिवर्सिटीज़ हो गए? देखिए, भले वो 2 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन आपको समझना तो है ही। तो यहाँ NH 53 से होते हुए आएंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और यहाँ पर आपको सबसे प्रमुख मिलेगा ये वाला क्षेत्र है, यहीं पर मिलेगा आपको नया रायपुर। यहीं पर क्या है? नया रायपुर है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है, नया रायपुर। तो नया रायपुर के बारे में समझते हैं कि आखिर नया रायपुर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले नया रायपुर में क्या क्या है? पहला यहाँ पर है आपका मंत्रालय। मंत्रालय का नाम क्या है? इसका नाम है महानदी भवन। महानदी भवन है मंत्रालय का नाम। सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है संचालय या सचिवालय, संचालय, इसका नाम है इंद्रावती भवन। तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तब आपको मिलेगा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। इसको भी बता चुका हूँ, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के बारे में। ठीक। चौथा आप देखेंगे, देखिए जो चीज़ें बता चुका हूँ उसको मैं डबल नहीं बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा। चौथा आपको यहीं पर मिलेगा मैनेजमेंट कॉलेज है, IIM है नया रायपुर में। पांचवा आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा पुलिस मुख्यालय मिलेगा। पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? नया रायपुर में ही है। ठीक है। छठवा आप देखेंगे तो यहीं पर मिलेगा पुरखौती मुक्तांगन। क्या है? पुरखौती मुक्तांगन। इसी पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना 7 नवंबर 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। इस पुरखौती मुक्तांगन में सब चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्य के जितने भी आदिवासी परंपराएं हैं, जैसे आदिवासियों के द्वारा शिकार करना, आखेट करना, उनकी लोकगीत, लोक संगीत जो वो गाते हैं, वो वहाँ पर उनको खुले, जैसे आप एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय जाते हैं तो एक बंद कमरे में या एक बंद आपके भवन में ही बोल सकते हैं, पुस्तकालय रहता है, लाइब्रेरी रहता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आदिवासियों को और वहाँ की वनवासियों के जो भी वो कार्य करते हैं, जैसे कृषि कर रहे हैं, लोक संगीत, लोक कला, लोक दृश्य, आपके आखेट करते हुए, शिकार करते हुए, इन सभी चीज़ों को रोड के किनारे दर्शाया गया है। चूँकि रोड के किनारे दर्शाया गया है मतलब ये क्या है? एक प्रकार का खुला संग्रहालय है। तो छत्तीसगढ़ का खुला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पुरखौती मुक्तांगन में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिखते जाइएगा। छत्तीसगढ़ का खुला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पुरखौती मुक्तांगन। इसकी स्थापना की, और ये कहाँ पर है? ये स्थित है ऊपरवारा में। ये कहाँ पर है? ऊपरवारा में। और इसकी स्थापना 7 नवंबर 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। ठीक। सातवां आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, देखिए मैं इसमें थोड़ा हौच पौच हो रहा है लेकिन आप इसको समझते जाइएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा नंदनवन जंगल सफारी। क्या है? नंदनवन जंगल सफारी। और इसी नंदनवन जंगल सफारी को चेंद्रू मंडावी, जो आप देखते हैं नारायणपुर के चेंद्रू मंडावी, इसको छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कहा जाता है। तो चेंद्रू मंडावी के ही तर्ज पर, उसी के ही मतलब किसको बनाया गया है? नंदनवन जंगल सफारी को बनाया गया है। ठीक। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है आपका, कौन सा है? नंदनवन जंगल सफारी, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 320 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सा? नंदनवन जंगल सफारी। क्लियर है क्या क्या है यहाँ पर?
तो देखते जाइए, मंत्रालय, संचालनालय, स्वामी विवेकानंद, ये आपका हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, IIM है, पुलिस मुख्यालय है, पुरखौती मुक्तांगन है और नंदनवन जंगल सफारी। उसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पर एक नंदनवन पार्क के नाम से भी है, जिसको आप अटल पार्क बोलते हैं। अटल पार्क भी आपको वहीं पर मिलेगा, रायपुर, नया रायपुर में मिलेगा। उसके अलावा जितने भी आपके प्रमुख रूप से हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? सभी विभागों के नया रायपुर में ही मिलेगा। तो ये है नया रायपुर के बारे में। पुरखौती मुक्तांगन को जरूर से लिख लीजिएगा। आप नंदनवन जंगल सफारी, इसको भी आप जरूर से लिख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ों को आपको लिखना जरूरी है, ठीक। तो ये तो रहा नया रायपुर के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको देखना है, नया रायपुर में 8वां देख सकते हैं, कलिंगा यूनिवर्सिटी। कलिंगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यहीं पर है, आपके नया रायपुर में ही है, ठीक। तो ये तो रहा रायपुर के बारे में। अगर आप इधर आएंगे तो रायपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर, खरोरा से होते हुए अगर आप आएंगे तो कोई भी नेशनल हाईवे में नहीं है। रायपुर से 27 किलोमीटर दूर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा चंद्रखुरी। यहाँ पर है चंद्रखुरी। चंद्रखुरी आपको याद रखना है। अभी के समय में ये हाईलाइट है क्योंकि राम वनगमन आपका अभी शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। आपको भी पता है राम वनगमन पथ शुरू हुआ है। तो राम वनगमन पथ जो है इसी छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी से ही शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा। जैसे मैं आप एक एग्जांपल से एक मैप के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक तालाब है। इस तालाब का नाम है जलसेन तालाब। इस तालाब का नाम क्या है? जलसेन तालाब। कहाँ पर स्थित है? चंद्रखुरी में। तो रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी है और चंद्रखुरी में ही एक तालाब मिलेगा। उस तालाब का नाम क्या है? जलसेन तालाब। और इस जलसेन तालाब के बीच में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर का नाम है माता कौशल्या का मंदिर। इसी यहाँ पर क्या एक तालाब है, उस तालाब का नाम क्या है? जलसेन तालाब। और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम क्या है? माता कौशल्या का मंदिर। माता कौशल्या मंदिर, जो कि भारत में कौशल्या माता का केवल एक मंदिर है, जो कि कहाँ है? रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित है। और यहाँ पर कौशल्या माता मंदिर में ही कौशल्या माता की गोद में भगवान राम के बचपन की, वहाँ पर बचपन जो है, बचपन के जो चित्र है या बोल सकते हैं उसको दर्शाया गया है, जिसमें बचपन के उनको गोद में लिए हुए हैं कौन? माता कौशल्या, भगवान श्री राम को। इसी वजह से कुछ समय पहले महिलाओं का अंदर प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि अगर महिलाएं जाएंगी तो वहाँ नज़र लग जाएगा किसको? भगवान श्री राम को। लेकिन समय के बदलते बदलते अब ये चीज़ें भी बदलते जा रही है और अब वर्तमान स्थिति में महिलाएं भी अब इस कौशल्या माता मंदिर में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो कौशल्या माता मंदिर आपको याद रखना है, जलसेन तालाब में है। और इसी जलसेन तालाब में ही अभी भगवान श्री राम की 51 फीट की प्रतिमा, वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? जलसेन तालाब में। क्लियर है इतना? ये आपको याद रखना है, जलसेन तालाब, माता कौशल्या का मंदिर। आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रखुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले चंद्रखुरी का नाम बदला गया है। जैसे गिरौदपुरी का नाम भी बदला गया है, वैसे चंद्रखुरी का नाम बदला गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रखुरी का नाम बदलकर क्या किया गया है। बहुत आसान है, कौशल्या माता के नाम पर ही है चंद्रखुरी अभी भी, लेकिन आप बताइए एग्जैक्ट कि उसका नाम क्या रखा गया है। तो ये तो है चंद्रखुरी के बारे में। अगर आप यहाँ आएंगे तो अब आपको मिलेगा यहाँ पर चंपारण। यहाँ पर क्या है? चंपारण्य है, ठीक। चंपकेश्वर मंदिर वहीं पर है चंपारण्य में ही। और उसके अलावा चंपारण्य में आपको मिलेगा, देखिए आप पढ़ते हैं ना चंपारण्य, अब वल्लभाचार्य जन्म स्थली है चंपारण्य, ठीक। जो एक वैष्णव धर्म या वैष्णव पंथ बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। चंपारण्य यहाँ पर किनका जन्म स्थली है? ये याद रखना है, ये वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जन्म स्थली है। कौन सा? चंपारण्य। ये आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य जन्म स्थली चंपारण्य। क्लियर है? याद रखना है आपको। जो जब वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था तो उनकी माता उनको शमी वृक्ष, एक वृक्ष का नाम है, उस वृक्ष का नाम मिलेगा आपको शमी वृक्ष। तो शमी वृक्ष के नीचे उनकी माता वल्लभाचार्य जी को छोड़कर चली गई थी, ठीक है। तो पहली बात कहाँ क्या याद रखना है कि चंपारण्य क्यों फेमस है? यहीं पर वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान, मतलब जन्म स्थली कौन सा है? चंपारण्य, रायपुर का। उनकी माता उनको शमी वृक्ष के पास छोड़कर चली गई थी। और वो याद रखिए शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादन है, आप वो बोल सकते हो शुद्ध द्वैतावाद को क्या किया हो? प्रतिपादित किए हैं। ये आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक। ये तो रहा चंपारण्य के बारे में। अगर आप रायपुर की बात करते हैं प्रॉपर,
अगर आप प्रॉपर रायपुर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि रायपुर में और क्या क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हम रायपुर और उसके दूर में जो स्थान थे उसको हम देखें। इसको मैं मिटा रहा हूँ 53 को, ठीक, उसको अभी हम देखें। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके अलावा और कौन कौन से है तब आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए रायपुर, अगर मैं केवल रायपुर को समझूं तो आप देखते जाइएगा, ये क्या है, ये आपको मिलेगा NH 53। ऊपर से आएंगे तो ये वाला आपको क्या मिलेगा, ये है NH 30। ये क्या है, NH 30। ये है, अभी हम रायपुर को समझने वाले हैं। क्लियर है। अब आप देखते जाइए, यहाँ से अगर आप होते हुए आएंगे कुछ इस प्रकार, ये वाला स्थान है बालोद से अगर आप होते हुए आएंगे तो यहाँ से एक नदी बहती है और ये रायपुर, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दुर्ग है। ये रायपुर और दुर्ग की सीमा बनाते हुए ऊपर बलौदा बाजार के लिए निकल जाती है और इस नदी का नाम है खारून नदी। इस नदी का नाम क्या है, खारून नदी। ठीक, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ इसके रायपुर जिले के आसपास के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको मिलेगा, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ तक आपको मैं लिखते जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये वाला है धमतरी, ये वाला क्या है, धमतरी है। यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा एरिया ये है गरियाबंद। ये क्या है, गरियाबंद। यहाँ तक आपको मिलेगा, ये है महासमुंद। ये क्या है, महासमुंद है। ऊपर आएंगे तो यहाँ तक आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है ऐसे। यहाँ तक आएंगे तब आपको मिलेगा बलौदा बाजार। ये क्या है, बलौदा बाजार है। ठीक, यहाँ तक अगर आप आएंगे तो ये वाला स्थान है, ये है दुर्ग है। ये क्या है, दुर्ग है। और ये वाला है बेमेतरा। ये क्या है, बेमेतरा है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये क्या है, बेमेतरा हुआ। तो आप देखते जाइए, ये दुर्ग से होते हुए, बालोद से होते हुए, दुर्ग से होते हुए ये कहाँ से आ रही है, देखिए ये इस प्रकार से आ रही है रायपुर से होते हुए। और रायपुर से होते हुए देखिए रायपुर और दुर्ग की सीमा बनाती है कौन सी नदी, खारून नदी। रायपुर और दुर्ग की सीमा बना रही है और ऊपर होते हुए ये कुछ इस प्रकार जाते हुए कहाँ पर चली जाती है, ये बलौदा बाजार को चली जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो धमतरी से होकर एक नदी आती है, याद रखना है आपका, कहाँ से, धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। और धमतरी से होते हुए ये महासमुंद गरियाबंद और रायपुर की सीमा बनाती है। उसके अलावा महासमुंद और रायपुर की सीमा बनाते हुए आगे निकल जाती है और इस नदी का नाम है महानदी। इस नदी का नाम क्या है, महानदी। जैसे इसका नाम क्या है, खारून नदी, और उसका नाम क्या है, महानदी। समझ आ रहा है। तो इधर तो रायपुर के पास में आपको मिलेगा खारून नदी और उधर मिलेगा महानदी। और यही रायपुर देख लीजिए, ये वाला स्थान क्या है, रायपुर है। तो रायपुर कौन से नदी के तट पर स्थित है, खारून नदी के तट पर स्थित है। और आरंग कौन से नदी के तट पर स्थित है, ये है महानदी के तट पर स्थित है आरंग। क्लियर है। रायपुर है आपका खारून नदी के तट पर और महानदी के तट पर स्थित है आरंग। तो यहीं पर अगर आप आएंगे तो रायपुर में ही यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी आप देखते जाइएगा, वहाँ पर एक सेकंड देखिए, यहाँ पर आएंगे रायपुर में तब आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है महादेव घाट। यहाँ पर क्या है, महादेव घाट है। समझना अच्छे से इस चीज़ को। महादेव घाट कहाँ पर मिलेगा, इसी खारून नदी पर ही है महादेव घाट। और इसी खारून नदी के ऊपर से ही खारून नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है। उस ब्रिज को कहा जाता है लक्ष्मण झूला। उस ब्रिज को आप क्या बोलते हैं, लक्ष्मण झूला कहेंगे। लक्ष्मण झूला मतलब है, याद रखिएगा, खारून नदी पर, खारून नदी को पार करने के लिए रायपुर में एक ब्रिज बनाया गया है जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज का अर्थ होता है कि वो पिलर से नहीं बनाया जाता, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाया जाता है जिससे वो इसके सहारे, रस्सियों के सहारे, याद रखिएगा, उसको क्या किया जाता है, ये नीचे में पानी है, इसमें इसको पिलर के द्वारा उसको क्या याद रखना, उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता, ऊपर से सपोर्ट दिया जाता है। और ऐसे ब्रिज को कहा जाता है सस्पेंशन ब्रिज। तो रायपुर में पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया कहाँ पर, खारून नदी पर। और इसी सस्पेंशन ब्रिज, चूँकि झूल देखने पर ऐसा लगता है कि झूल रहे, इसलिए इसको झूलता हुआ पुल भी बोलते हैं। और झूलता हुआ पुल मतलब झूल रहे हैं, मतलब वो क्या है, एक प्रकार से झूला है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है लक्ष्मण झूला। क्लियर है। तो पहला सस्पेंशन ब्रिज खारून नदी पर और दूसरा बना है सस्पेंशन ब्रिज महानदी पर बना है, लेकिन वो राजिम में बना है। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए।
पहला है महानदी खारून नदी के तट पर, और उसी खारून नदी के तट पर ही वही ऊपर में ही बनाया गया लक्ष्मण झूला। और इसी महादेव घाट में ही एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है हटकेश्वर मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा हटकेश्वर मंदिर को। हटकेश्वर मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? इसी महादेव घाट में ही मिलेगा। हटकेश्वर मंदिर की स्थापना याद रखना है, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। इसी हटकेश्वर मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? राय ब्रह्मदेव के सामंत, राय ब्रह्मदेव के सामंत हाजीराज के द्वारा। राय ब्रह्मदेव के सामंत हाजीराज के द्वारा 14वीं शताब्दी में हटकेश्वर मंदिर की स्थापना की गई थी, जो कि एक क्या है, एक प्रकार से शिव मंदिर है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, इतना हुआ। ये तो हो गया आपके खारून नदी के तट पर। अगर आप और अच्छे से समझना है तब आप देखते जाइए, सबसे रायपुर को ही थोड़ा सा और समझते हैं। रायपुर को ही और समझते हैं। मैं अभी आपको बोला कि रायपुर जो है अपने में एक तहसील नहीं है, ये धरसीवा तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक, तो रायपुर जिले का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था रायपुर जिले का 1861 में। 1861 में इसका गठन किया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि रायपुर जिले का गठन 1861 में किया गया, तो रायपुर में वर्तमान में नगर निगम है, तो रायपुर नगर पालिका, उससे पहले तो नगर पालिका रहा होगा ना। तो रायपुर नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? पालिका किसे बड़ा नगर निगम होता है, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। तो नगर पालिका पहले बनाया गया, रायपुर नगर पालिका बनाया गया, ये बनाया गया 1867 में। और 100 वर्षों बाद ही रायपुर नगर पालिका को रायपुर नगर निगम में बदल दिया गया, और रायपुर नगर निगम की स्थापना की गई 1967 में। ठीक, 1861 में क्या बनाया गया? रायपुर को जिला बनाया गया, और जिला मुख्यालय यहीं रखा गया। और नगर पालिका 1867 में बनाया गया, और 1967 में रायपुर नगर पालिका को रायपुर नगर निगम बना दिया गया। और यहीं पर आप देखते हैं रायपुर नगर की माता किसको बोला जाए, तो है राधाबाई, जो कि सविनय आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव थी। तो छत्तीसगढ़ की नगर माता किसको कहा जाएगा? तो बिन्नी बाई उनका एक और नाम है, जिसको आप राधाबाई के नाम से जानते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। ये रहा रायपुर के बारे में कुछ छोटा सा, उसको हम डिटेल में, और अगर आप पूरा पर्टिकुलर एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ को, जो रायपुर को छत्तीसगढ़ का जो जिला बोल सकते हैं, मुख्यालय कब बनाया गया? यह बनाया गया 1818 में एगन्यू के द्वारा। जब आंग्ल मराठा का दौर शुरू हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में 1818 से पहले, रायपुर का जो मुख्यालय बोल सकते हैं या राजधानी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का राजधानी कौन सा था? रतनपुर था। 1818 के बाद जैसे एगन्यू का दौर या आंग्ल मराठा दौर शुरू हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, वैसे 1818 में रतनपुर को बदलकर अब रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बना दी गई 1818 से। इन चीज़ों को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रहा रायपुर के बारे में कुछ छोटे मोटे तथ्य। अगर आप और देखना चाहिए तो मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक, देखते लिखते हुए जाइएगा। मैं आपको मैप है इसीलिए आपको एक ही स्लाइड में बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं स्लाइड बदल देता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखना, ये तो हुआ। अगर आप टाटीबंध से आगे आएंगे, तो टाटीबंध से अगर आप आगे आते जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये इधर ऐसे करो या फिर ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एम्स मिलेगा। क्या है? एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। यहाँ पर है एम्स है। एम्स से और आगे आएंगे तब आपको यहाँ पर, ये वाले स्थान पर यहाँ पर मिलेगा NIT। ये जस्ट 1 किलोमीटर में ही मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? NIT है। ये भी आपको रायपुर में ही मिलेगा। और NIT के जस्ट सामने आपको यहाँ पर मिलेगा साइंस कॉलेज। ये क्या है? साइंस कॉलेज। और साइंस कॉलेज के लेफ्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाले स्थान पर, रविशंकर यूनिवर्सिटी। और साइंस कॉलेज के बाद में यहाँ पर मिलेगा, ये वाला स्थान है, इसको मिलेगा आयुर्वेदिक कॉलेज। ये क्या है? आयुर्वेदिक कॉलेज। तो एम्स, रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर साइंस कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज, ये चारों एक ही लाइन में स्थित है। और साइंस कॉलेज के बाद आपको क्या मिलेगा? NIT कॉलेज मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद आप आएंगे रायपुर। तो रायपुर मेन शहर पहुंच गए। रायपुर का मेन शहर याद रखिएगा, सबसे पहले मेन रायपुर हुआ करता था बूढ़ा तालाब। मेन रायपुर जो होता था बूढ़ा तालाब, और बूढ़ा तालाब एक्चुअल में स्थित है यहाँ पर। ये क्या है? बूढ़ा तालाब है। और बूढ़ा तालाब के बाजू में ही आपको मिलेगा यहाँ पर दूधाधारी मठ। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? दूधाधारी मठ है यहीं पर। और बूढ़ा तालाब में ही याद रखिएगा, बूढ़ा तालाब मतलब तालाब ही है वो, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, इसीलिए उसको स्वामी विवेकानंद या विवेकानंद तालाब भी कहा जाता है, बूढ़ा तालाब को। यहाँ पर इतना बड़ा फाउंटेन है कि इसको भारत का सबसे बड़ा फाउंटेन तालाब कहा जाता है, कि इसको बूढ़ा तालाब को, या इसी का एक अन्य नाम क्या है? विवेकानंद तालाब। विवेकानंद तालाब किसको बोला जाता है? बूढ़ा तालाब को ही बोलते हैं। ठीक, दूधाधारी मठ के बारे में आप समझते जाइए, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, दूधाधारी मठ को आप समझना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दूधाधारी मठ की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास। दूधाधारी मठ की स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी के आसपास। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कलचुरी शासन जय सिंह के शासनकाल में हुआ था। जय सिंह के शासनकाल में हुआ था। अब इससे रिलेटेड, जैसे क्योंकि मैं कलचुरी बताया हूँ, इसलिए आप समझ लीजिए कि रायपुर शहर का नाम रायपुर क्यों पड़ा है। कलचुरी के रायपुर शाखा, देखो कलचुरी के हमारे छत्तीसगढ़ में 2 शाखा हैं, एक तो रतनपुर वाली शाखा, एक तो है रायपुर वाली शाखा। तो रायपुर वाली शाखा में एक राजा रहा करते थे जिसका नाम था रामचंद्र सिंह, है ना, राजा राम सिंह, जिसको आप बोलते हैं रामचंद्र बोल सकते हैं। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था राय ब्रह्मदेव। तो राय ब्रह्मदेव था, समझना। तो राय का अर्थ होता है, रायपुर का नाम पड़ा है राय, देखिए रायपुर है तो पुर का अर्थ होता है शहर, और राय मतलब क्या था? रामचंद्र के पुत्र का नाम राय ब्रह्मदेव था, तो राय को ले लिया गया और पुर मतलब हो गया शहर, अर्थात उसके पुत्र राय ब्रह्मदेव मतलब राय का शहर, अर्थात उसके पुत्र का शहर, इसलिए इसका नाम, इस शहर का नाम क्या रख दिया गया? रायपुर रखा गया। तो कौन रखा? क्वेश्चन है तो रामचंद्र देव ने रखा। किसके नाम पर रखा? अपने पुत्र राय ब्रह्मदेव के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा है? रायपुर पड़ा है, इसको भी याद रखना है। और इसी कलचुरी वंश में एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था जय सिंह। तो जय सिंह के शासन काल में एक राजस्थान से एक बोल सकते हैं एक संत आए थे जिनका नाम था गरीबदास। उस संत का नाम क्या था? गरीबदास था। और गरीबदास का याद रखिए, इस संत का नाम क्या था? गरीबदास। और गरीबदास का एक पुत्र था, उनके पुत्र का नाम था बलभद्रदास। उनके पुत्र का नाम क्या था? बलभद्रदास। और बलभद्रदास केवल और केवल दूध का सेवन करते थे। दूध का सेवन या दूध को केवल और केवल दूध का आहार करते थे, या दूध को आहार के रूप में लेते थे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दूध के आहार लेने के कारण ही एक वो, भाई स्वाभाविक सी बात है, उनका नाम, ये एक मठ बनाया गया। और चूंकि वो किसके लिए बनाया गया? बलभद्रदास जी के लिए। और चूंकि वो केवल दूध का आहार करते थे, इसलिए उस मठ का नाम क्या रख दिया गया? दूधाधारी मठ। समझ आ रहा है? देखिए, धारी मतलब क्या हो रहा है? आहारी, ऐसे दूधा आहारी ऐसा हो रहा है ना। तो दूधाधारी मठ अर्थात दूध का आहार लेते थे केवल और केवल, इसलिए उस मठ का नाम क्या रख दिया गया? दूधाधारी मठ। 17वीं शताब्दी में बनाया गया, जय सिंह के शासनकाल में बनाया गया। कौन थे? गरीबदास के पुत्र बलभद्रदास के द्वारा, या बलभद्रदास के लिए ही बनाया गया था दूधाधारी मठ। चंद्रखुरी में आपको बताना भूल गया हूं, लिख लीजिएगा। 8वीं से 9वीं शताब्दी में चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया था, जो अभी आपको बताया, सोमवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था। सोमवंशी शासक के द्वारा बनाया गया था चंद्रखुरी में। क्लियर है? इतना समझ आ रहा होगा। ठीक, ये तो रहा आपके चंद्रखुरी के बारे में, दूधाधारी मठ के बारे में पूरा हो गया। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर रायपुर में, यहाँ पर आपको मिलेगा बलबीर सिंह या बलबीर जुनेजा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक सेकेंड, बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम। बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम।
ठीक, यहीं पर है इंडोर स्टेडियम। अगर आप स्टेडियम की ही बात किए हैं तो नया रायपुर में एक और स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। लिख लीजिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आपके नया रायपुर परसदा में ही स्थित है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप यहीं पर आएंगे तो साइंस कॉलेज वहीं पर रविशंकर यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज में ही पीछे में ही आपको मिलेगा, याद रखना है, एक हॉकी स्टेडियम है। वहीं पर क्या है? हॉकी स्टेडियम है आपके छत्तीसगढ़ के यहीं पर साइंस कॉलेज और रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास ही स्थित है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना, आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। ठीक, तो ये रहा बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम आपका यहीं पर हुआ। और कुछ कई सारी बातें हैं रायपुर में, अगर हम आज की क्लास में ज़्यादा लंबा डिस्कशन किए तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको केवल और केवल इतना ही याद, जो मैं बताया हूँ उस फैक्ट को आप याद रख लीजिए कि कहाँ पर चंद्रखुरी में क्या है, चंपारण्य कैसा है, कौन कौन सा क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ों को आप केवल और केवल आप नाम याद रखिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ की कौन कौन सी विशेषता है इसको। बाकी अगर ज़रूरत पड़े, अगर लगता है कि इसके लिए और वीडियो बननी चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आएगी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को क्रम वाइज अगर पढ़ाना होगा तो मैं इसको यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।